गुड मॉर्निंग। हम विलियन पढ़ रहे थे। विलियन हमने शुरू करा था। विलियन में हमने पढ़ लिया था सांद्रता के पाठ। ठीक है, आपको मैंने 7 सांद्रता के पाठ पढ़ाए थे, कुछ उसके क्वेश्चन कराए थे। सांद्रता के पद जो है उसके कुछ क्वेश्चन हमने करे थे। आप अपनी बुक में से और क्वेश्चन कर सकते हो। अब सांद्रता के पद पढ़ने के बाद हम विलियन के प्रकार पढ़ेंगे और कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसे अफेक्ट करती हैं, जो उसे प्रभावित करती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो विलियन के प्रकार में से पहला हम विलियन का प्रकार देखेंगे गैस और जल का विलियन। ठीक है, विलियन के अलग अलग प्रकार होते हैं। आगे के वीडियोस में हम इसी की बातें करेंगे, कितने प्रकार के विलियन बनते हैं और कौन कौन सी चीज़ें उसे प्रभावित करेंगी। तो पहला जो प्रकार हम देख रहे हैं गैस और जल का विलियन। ठीक है, गैस और जल का जो विलियन होता है वो हमने देखा होगा, हम सभी ने, आपने देखा होगा सोडा जो होता है। ठीक है, जो सोडा वाटर होता है ना, मिलता है ना, कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, या फिर नींबू सोडा, शिकंजी। ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा उसके अंदर गैस जो है वो घुली हुई रहती है। ठीक है, और किसमें घुली हुई रहती है? जल में घुली हुई रहती है। तो जो सोडा होता है वो गैस और जल का विलियन होता है। ठीक है, अब गैस और जल के जो विलियन है उसको कौन कौन सी चीज प्रभावित करती है उसके बारे में हम बातें करने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमें विलेयता का पता होना चाहिए कि विलेयता क्या होती है। तो विलेयता क्या होती है? घुलनशीलता को विलेयता कहते हैं। ठीक है, कितनी ज्यादा कोई चीज जल में घुल जाएगी उसे हम क्या बोलते हैं? विलेयता कहते हैं। ठीक है, जैसे कितनी ज्यादा गैस जो है वो घुल सकती है, तो उस गैस, जो गैस ज्यादा घुल सकती है, जो ज्यादा जल में जाके घुलेगी, उसकी विलेयता ज्यादा होगी। तो किसी भी चीज का घुलना, उसको हम क्या बोलेंगे? विलेयता बोलेंगे। ठीक है, अब सभी गैस जल में कम या अधिक विलेयता दिखाती हैं। सारी गैसों की अगर हम बात करें तो या तो वो जल में बहुत कम विलेयता दिखाएंगी या फिर बहुत ज्यादा विलेयता दिखाएंगी। तो हमने लिखा है जो गैस है, सारी गैस जितनी भी आपके वायुमंडल में, वो या तो गैस में कम विलेयता दिखाएंगी या फिर बहुत ज्यादा विलेयता दिखाएंगी। ठीक है, अब दिखाती हैं और विलियन बनाती हैं। जैसे कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को आपस में मिला दिया, उसमें नींबू डाल दिया तो शिकंजी बन गई। तो गैस और पानी आपस में मिल गया और विलियन बना दिया, जिसको आपने क्या बोल दिया? शिकंजी। तो ऐसे ही गैस जो है वो कुछ गैसें तो बहुत ज्यादा मिल जाती हैं और कुछ गैस बहुत कम मिलती हैं और क्या बनाती हैं? विलियन बनाती हैं। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए अवशोषण गुणांक, ये जो चीज होती है अवशोषण गुणांक। ठीक है, आपकी में भी लिखी हुई है, कई बार इसको पूछ भी लेते हैं। तो अवशोषण गुणांक क्या होता है? देखो, किसी गैस का ml में आयतन, ठीक है, कोई सी भी गैस है उसका ml में आयतन, मिलीलीटर में आयतन, जो 1 लीटर जल में घुला हुआ है। ठीक है, कोई सी भी गैस है उसका थोड़ा बहुत जो भी आयतन आप ले रहे हो ml के अंदर, जैसे आपने 5 ml गैस ली, 5 ml हाइड्रोजन गैस ली, 5 ml नाइट्रोजन गैस ली। ठीक है, जैसे हम घर की जो टंकी आती है हमारे सिलेंडर, उस पर भी लिखा रहता है गैस का आयतन ml में। ठीक है, आप देखना कभी लिखा रहता है 14 लीटर गैस उसमें भरी हुई रहती है। ठीक है, वहां लीटर में लिखा रहता है, आप उसको ml में भी ले सकते हो। तो किसी गैस का ml में आयतन जो 1 लीटर जल में घुल जाए उसको अवशोषण गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, जो छोटी छोटी चीजें हैं इसकी कई बार परिभाषा पूछ सकते हैं परीक्षा में। जैसे अवशोषण गुणांक क्या है? तो भाई किसी गैस का ml में आयतन जो कि 1 लीटर जल में जाके घुल जाएगा। ठीक है, फिर हमने विलेयता की बात करी। विलेयता क्या है? मतलब कोई गैस कितनी घुल सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं? विलेयता कहते हैं। फिर गैसों की द्रव्य में विलेयता, गैसों की द्रव्य में विलेयता निम्न कारकों से प्रभावित होती है। अब हम उन कारकों को पढ़ने वाले हैं जो विलेयता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, उन कारकों में पहला कारक है गैसों की प्रकृति, कि गैस जिसको आप बोल रहे हैं, ठीक है, उसकी प्रकृति कैसे है? वह गैस जो विलयन से क्रिया करती है अथवा आयनित होती है वह अधिक विलेयता देती है। अगर आप कोई ऐसी गैस को जल में घोल रहे हैं जो क्या दिखाएगी? जो उस जल से क्या कर लेगी? क्रिया कर लेगी, जल से या फिर विलायक जिसमें आप उसे घोल रहे हैं। ठीक है, उससे अगर वो क्रिया कर लेगी, उससे अगर वो रिएक्शन कर लेगी या फिर आयनित हो जाएगी, आयंस में बढ़ जाएगी, तो वो ज्यादा विलेयता दिखाती है। ठीक है, तो ऐसी गैस जो
जल से क्रिया करके दिखा देगी, वो जल में ज्यादा से ज्यादा विलय हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा विलयता दिखाएगी। जैसे कि हमने इतनी सारी गैस का डाटा लिया और उसको कंपेयर करा, तो देखो NH3 जो है वो सबसे ज्यादा विलयता दिखाती है, और जो N2 है, नाइट्रोजन है, वो सबसे कम विलयता दिखाती है। इसको आपको थोड़ा सा देख लेना, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इस सिर्फ समझाने के लिए। NH3 जो है वो सबसे ज्यादा विलयता दिखाता है, और N2 जो है वो सबसे कम विलयता दिखाता है। ठीक है, तो गैसों की प्रकृति की बात करें तो अगर गैस आयनित हो गई, या फिर आयनित होने के साथ साथ अगर उसने विलायक से क्या कर लिया, क्रिया कर ली, तो वो ज्यादा से ज्यादा विलयता दिखाएगी, ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर घुल जाएगी। ठीक है, अब दूसरा कारक जो है, जो गैस और द्रव्यों के विलयता को प्रभावित करता है, वो है विलायक की प्रकृति। वो है विलायक की प्रकृति। ठीक है, एक तो पहला तो हमने पढ़ लिया गैस की प्रकृति, गैस मतलब विलय, जिसको आप बोल रहे थे, तो पहला हमने पढ़ा विलय की प्रकृति। अब हम पढ़ रहे हैं विलायक की प्रकृति। वह गैस जिसमें ध्रुवीय अणु होते हैं, वह ध्रुवीय विलायकों में विलय होती है। ठीक है, ऐसी गैस जिसके पास ध्रुवीय अणु है, ध्रुवीय अणु मतलब आयंस। ठीक है, और अगर विलायक भी आपका ऐसा है जो आयनिक फॉर्म बनाता है, तो वो उसमें जल्दी घुल जाता है। ठीक है, वो उसमें जल्दी से घुल जाएगी। जैसे कि HCl और वाटर, तो HCl के अंदर H+ और Cl- है, और वाटर के अंदर भी H+ और OH- है, तो दोनों के पास प्लस माइनस है। अगर आप HCl को लोगे और पानी को लोगे, तो वो जल्दी से अपने अंदर घुल जाएंगे एक दूसरे के अंदर। ठीक है, तो ये बात हमने लिखी है, ध्रुवीय अणु ध्रुवीय विलायकों में अधिक विलय हो जाते हैं, अध्रुवीय अणु अध्रुवीय विलायकों में विलय हो जाएंगे। ऐसी गैस जिसमें अध्रुवीय अणु है, जैसे कि हमने बोल दिया N2, आप लिख सकते हैं एग्जांपल, अध्रुवीय अणु उस गैस में होते हैं, उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, N2। तो ऐसी गैस जिसमें अध्रुवीय अणु है, वो अध्रुवीय विलायकों में जल्दी घुल जाएगी। अध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन। ठीक है, तो हमने ये लिखा HCl पानी में जल्दी घुल जाएगा, लेकिन HCl बेंजीन में जल्दी विलय नहीं होगा। ठीक है, HCl पानी में जल्दी विलय क्यों हो गया, क्योंकि दोनों क्या है, ध्रुवीय हैं। HCl भी ध्रुव बनाएगा, हमने देखा, और पानी भी आपका क्या बनाता है, ध्रुव बना लेता है। ठीक है, तो ध्रुवीय ध्रुवीय में जल्दी घुलेगा, और अध्रुवीय अध्रुवीय में जल्दी घुल जाएगा। जैसे कि अगर आपको किसी से दोस्ती करना है, तो आप अपने हिसाब वाले व्यक्ति से दोस्ती करोगे ना। ठीक है, जैसे आप 12th क्लास में हो, तो आप 12th क्लास के कोई दूसरे स्टूडेंट से दोस्ती करोगे, ऐसा तो नहीं करोगे कोई कॉलेज के प्रोफेसर को दोस्त बना लोगे। ठीक है, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। या फिर कोई सड़क चलते गधे को दोस्त बना लोगे। ठीक है, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो ध्रुवीय है, मतलब जो ध्रुवीय है, जो आयन बनाता है, वो ध्रुवीय विलायक के साथ ही अधिक विलय होगा। ठीक है, और जो अध्रुवीय है, अब जो गधा है वो गधे के साथ ही दोस्ती करेगा, तो जो अध्रुवीय है वो अध्रुवीय विलायक के साथ विलय होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे तीसरा कारक, जिसका नाम है ताप का प्रभाव। ठीक है, ताप मतलब यहाँ पे बात चल रही है टेम्परेचर की, तो यहाँ पे क्या लिखा है, सीधे सीधे ताप में वृद्धि पर गैस की विलयता कम हो जाती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, तो जो गैस है उसकी विलयता विलायक में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज करा, बढ़ाया, तो जो आपका विलायक है और जो विलयन है आपका, उसमें जो गैस है उसकी विलयता, मतलब उसकी घुलने की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, अगर हमारे यहाँ, आपने सबके यहाँ या किसी के यहाँ पे एक्वेरियम होगा, सबके यहाँ होनी हो मुझे नहीं पता, लेकिन जो एक्वेरियम होता है जिसमें मच्छियों को पालते हैं, ठीक है, उस एक्वेरियम में अगर आप बड़ा बल्ब लगा दोगे, बहुत 100 वाट का बल्ब, ठीक है, तो सारी की सारी जो मछलियां हैं वो मर जाएंगी। क्यों मर जाएंगी, क्योंकि जो पानी है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो जो ऑक्सीजन है वो उड़ जाएगी, मतलब जो ऑक्सीजन पानी के अंदर घुली हुई है वो ऑक्सीजन ऊपर उड़ के चली जाएगी। तो क्या होगा, ऐसा होने के कारण जो मछलियां हैं, जो फिश है, वो फिश की डेथ हो जाएगी। ठीक है, अगर हम तालाब में बड़ा सा कुछ गरम गरम डाल दें, या कुछ बहुत बड़ा इलेक्ट्रिसिटी का कुछ वायर वगैरह का काम कर दें, ठीक है, या फिर कुछ जलता हुआ फेंक दें, बड़ा बड़ा टुकड़े जैसे हम कुछ डाल दें गरम एकदम, तो
तालाब की जो मछलियां हैं वो तुरंत मर जाएंगी, क्योंकि जैसे ही आप ताप बढ़ाओगे तो जो गैस वहां पे घुली हुई है, मतलब कि जो ऑक्सीजन घुली हुई है जिससे वो तालाब की मछलियां सांस ले रही हैं, वो ऑक्सीजन तो उड़ गई, तो तुरंत उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, तुरंत उनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने 3 कारक पढ़े, अब हम चौथा कारक पढ़ेंगे। अब हम देख रहे हैं दाब का प्रभाव। ठीक है, हमने गैस जब किसी द्रव्य में मिलती है तो उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं इसके बारे में पढ़ना शुरू करा है। अब उसमें हमने अलग अलग प्रभाव देखे, ताप का प्रभाव देखा, फिर विलायक और विलयन के प्रभाव देखे, आखिरी जो प्रभाव बचता है वो होता है दाब का प्रभाव। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस दाब के प्रभाव को हेनरी का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, कई बार ये क्वेश्चन आया भी है कि हेनरी का नियम बताइए। ठीक है, क्योंकि हेनरी ने इसको दिया था इसलिए हम दाब के प्रभाव को हेनरी का नियम भी कहते हैं। ठीक है, गैस की विलयनता दाब मतलब प्रेशर परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होती है। जो भी आपका गैस है अगर उस पर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वो सर्वाधिक उसको प्रभावित करेगा, उसके घुलने की मात्रा को मतलब उसकी विलयनता को सर्वाधिक प्रभाव डालेगा। ठीक है, अब हेनरी का नियम क्या कहता था? हेनरी का नियम ये कहता है स्थिर ताप पर किसी विलायक के आयतन में विलय गैस की मात्रा विलायक की सतह पर गैस के द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, ये तो आपको याद रखना है। इसका मतलब हम समझते हैं कि इस स्टेटमेंट का मतलब, इस लिखी हुई लाइन का मतलब क्या है। वो बोल रहे हैं कि जैसे आप प्रेशर बढ़ाते हो वैसे जो भी गैस है वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगी, विलयनता दिखाती है। ठीक है, जैसे अगर हमने एक बॉटल ली और इस बॉटल में आपके पास जल है, ठीक है, ऊपर आपने बड़ी बॉटल है, मतलब देखो एक आपने बड़ी सी बॉटल ली है और इस बड़ी सी बॉटल में मान लो ऊपर आपके पास गैस भरी हुई है, ऊपर आपके पास गैस भरी हुई है। हम हेनरी के लॉ को पढ़ रहे हैं, हेनरी का क्या नियम था। अब देखो अगर यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है और अगर आप इस पिस्टन से प्रेशर को बढ़ाओगे, क्या करोगे, प्रेशर को दाब को बढ़ाओगे, तो जितना ज्यादा आप दाब को बढ़ाओगे उतनी ही मात्रा में ये जो गैस है वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगी, इस जल के अंदर, इस विलायक के अंदर घुल जाएगी। तो यही बात तो हेनरी ने बोली है कि जैसे जैसे हम दाब को बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो गैस है उसकी विलयनता बढ़ जाती है। ठीक है, स्थिर ताप पर मतलब ये सारा जो काम हो रहा है उसका जो ताप है, टेम्परेचर है, वो कांस्टेंट होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। किसी विलायक के आयतन में विलय गैस की मात्रा, मतलब हम विलायक में जो विलय गैस मिला रहे हैं, ठीक है, जो गैस हम मिलाते जा रहे हैं, विलायक की सतह पर, मतलब जो विलायक की सतह पर हम प्रेशर लगा रहे हैं, विलायक की सतह पर गैस के द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। मतलब जितना आप इस गैस के ऊपर प्रेशर लगाओगे उतनी ही ज्यादा विलायकता बढ़ जाएगी, ऐसा हेनरी कह रहे थे। लेकिन आपको ताप को स्थिर रखना होगा, टेम्परेचर को आपको बना के रखना होगा, स्थिर बना के रखना होगा, एक ही टेम्परेचर पे काम होगा। ठीक है, तो आप ये डायग्राम चाहे तो ये डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमने कोल्ड ड्रिंक देखी होगी आपने, ठीक है, तो जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती है उस कोल्ड ड्रिंक की बॉटल के अंदर हम एक प्रेशर मेंटेन करके गैस को अंदर घोल के रखते हैं। ठीक है, अगर आप उसका ढक्कन जल्दी से थोड़ा उसको ऐसे हिला के खोलोगे ढक्कन, तो क्या होगा, वो सारी की सारी कोल्ड ड्रिंक बाहर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने स्थिर तापमान पर एक प्रेशर मेंटेन करा, एक प्रेशर के कारण वो जो CO2 गैस है वो आपके जल में, मतलब कोल्ड ड्रिंक के अंदर मिल गई है। ठीक है, अगर आप उसका ढक्कन खोलते हो तो जो प्रेशर है वो प्रेशर खत्म हो जाएगा और जो गैस है वो बाहर आ जाती है, कोल्ड ड्रिंक बाहर आ जाएगी उड़ के। ठीक है, तो यही चीजें मैं हेनरी ने बताई थी। अब हेनरी ने बोला कि यदि m गैस का भार है, यदि हम कोई भी गैस की बात कर रहे हैं, जैसे अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड को घोला पानी में तो उसका जो m मतलब भार है वो प्रेशर के समानुपाती होता है। मतलब जितना कि ज्यादा आप प्रेशर लगाओगे ऊपर से उतना ही ज्यादा वो गैस क्या हो जाएगी, अंदर मिलती जाएगी। तो m जो होता है वो समानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर के।
अब समानुपाती का साइन हटाया हमने तो m इज इक्वल टू के पी आ गया, ठीक है। और जो k आया इसको के एच लिख लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो ये के एच आया इसको हम बोलते हैं हेनरी स्थिरांक। क्या बोलेंगे इसे हम? हेनरी स्थिरांक, ठीक है। क्या बोल रहे थे हेनरी, एक बार और सुन लेते हैं शॉर्ट में। हेनरी ने ये बोला था कि जितना ज्यादा हम दाब लगाएंगे उतनी ही जल्दी जल्दी जो गैस है वो घुलती चली जाएगी पानी के अंदर, ठीक है। मतलब जो गैस का मास है m वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है किसके? प्रेशर के। तो वही चीज उन्होंने लिखी हुई थी कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और इस m का जब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती का साइन हटाया तो वहां पे आ गया kh, और kh को हम क्या बोलते हैं? हेनरी स्थिरांक, ठीक है। अब जो मास है गैस का, अगर आपको उसको निकालना है, जो गैस का मास विलियन में मौजूद है अगर उसे निकालना है तो उसे हम सांद्रता के पद से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? सांद्रता के पद से। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था कि कोई चीज कितनी मौजूद है, जैसे हमने कोई जो विलियन बनाया वो कितना गाढ़ा है उसका पता लगाने के लिए हम सांद्रता के पद का उपयोग करते हैं। तो हेनरी ने भी इस मास को निकालने के लिए सांद्रता के पद का उपयोग करा, और उन्होंने जो सांद्रता का पद दिया था वो उन्होंने लिया था मोल अंश, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा है भार, गैस का भार जो विलियन में है मोल अंश से ज्ञात करा जा सकता है, ठीक है। कि गैस कितनी घुली है इसका पता लगाना है तो आप मोल अंश की मदद से इसको पता लगा सकते हो। तो m की जगह हम मोल अंश भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हमें m का पता करना है तो हमें मोल अंश का तो मोल अंश को ही निकालना होगा। तो हेनरी ने भी क्या करा, m की जगह फिर x लिख दिया, उसको वापस समानुपाती बताया प्रेशर की। फिर वही बात है कि आपका जब समानुपाती का साइन हटेगा तो यहाँ आएगा आपका kh, और इस kh को बोलते हैं हम हेनरी स्थिरांक। क्या बोलते हैं? हेनरी स्थिरांक। अब ये जो है दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से ध्यान रखना है, एक ये वाला, ठीक है, और एक ऊपर वाला, कि गैस का जो मास होता है वो प्रेशर के डायरेक्ट समानुपाती होता है। अब मास को निकालने के लिए मोल अंश का पता होना चाहिए, इसलिए मास की जगह हमने मोल अंश लिख दिया, और वो भी समानुपाती है किसके? प्रेशर के। समानुपाती का साइन हटाया तो आ गया KH और P। अब जो P है, अगर आपको प्रेशर निकालना है इस इक्वेशन से तो आप क्या बोलोगे? P x, तो x की जगह रहेगा उसके नीचे आ जाएगा आपका KH। तो अगर आपको प्रेशर की गणना करना है, आगे हम क्वेश्चंस में करेंगे, तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो। यहाँ आपका हेनरी का नियम खत्म हुआ और दाब का प्रभाव भी खत्म हुआ, ठीक है। आगे हम हेनरी के नियम के क्वेश्चंस करेंगे। अपनी बुक में जाके जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें और समझ में आएंगी, ठीक है। अभी भी अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो हेनरी ने एक सिंपल सी बात करी थी। क्या बात करी थी? कि जैसे जैसे आप दाब को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे जो गैस है उसकी विलयता, मतलब उसकी घुलने की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अब विलयता मतलब जो घुलने की मात्रा है तो उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा, तो वही बात हमने बोलती मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और मास को निकालने के लिए हमें मोल अंश का पता होना चाहिए कि कितने मास में गैस घुली है, ठीक है। कोई सॉल्यूशन में कोई कितनी चीज मौजूद है, इसी के लिए तो हम क्या निकालते थे? सांद्रता के पद। तो उन्होंने जो सांद्रता का पद दिया था वो दिया था मोल फ्रैक्शन, ठीक है। आज के लिए हेनरी लॉ। अब आप हेनरी लॉ को एक बार और रिवाइज करें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। थैंक यू।